नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं फिर दोबारा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपके सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज जो लेक्चर होगा वो हिस्ट्री से संबंधित होगा और ये हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर जो था वो पूरा पाषाण काल था, इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ये मेसोलिथिक एज, पेलियोलिथिक और जो आगे 4000 साल के बाद जो पीरियड जो काल स्टार्ट होगा न्यूलिथिक, उन दोनों के बीच का काल है ये। इसको हम कह सकते हैं कि पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक। पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का काल है मेसोलिथिक। इस वाले काल में मनुष्य ने बहुत अधिक समय गुजारा है। सबसे ज़्यादा जो मानव विकास में मानव का समय गुजरा है वो पेलियोलिथिक में गुजरा है और बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड गुजरा है, क्योंकि इस एज में आपने देखा था कि ये आइस एज वाला काल था, ये प्लिस्टोसीन वाला काल था। अब हम यहाँ जब आएंगे मेसोलिथिक में तो देखेंगे ये प्लिस्टोसीन जो काल है इसका अंत हो रहा है। प्लेस्टोसीन का अंत देखेंगे हम यहाँ। प्लेस्टोसीन युग के अंत का मतलब है आइस एज का अंत, यानी कि हिंदी में कहेंगे हिम युग का अंत। हिम युग का अंत होते हुए देखेंगे। और इस मेसोलिथिक की शुरुआत होती है 10,000 BC से और यहीं पर हिमयुग का अंत हो रहा है। तो हिमयुग का अंत जब होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा? जलवायु में। जलवायु परिवर्तन होगा। इस जलवायु परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन होगा? फ्लोरा और फौना, वनस्पति, जीव जंतु, इनमें बदलाव दिखाई देगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ये काल जो चलेगा ये 4000 BC तक, यानी कि 6000 साल का समय भी अभी मानव मेसोलिथिक में गुजारेगा। मेसोलिथिक एक फाउंडेशन होगी न्यूलिथिक की। पहले हम देखेंगे कि पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आते आते क्या क्या बदलाव हो रहा है। पहला बदलाव तो हो रहा है हिमयुग का अंत हो रहा है। दूसरा बदलाव देख रहा है कि हिमयुग के अंत से जलवायु में परिवर्तन हो रहा। जलवायु में परिवर्तन होने से वनस्पति और जीव में हो रहा है। अब जलवायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और बरसाती हो जाती है, यानी कि बारिश वाली। तभी तो ये दोनों ग्रो करेंगे। इनके होने से ये ज़्यादा फैलेंगे, ये ज़्यादा पैदा होंगे, इनको खाने के लिए ये होंगे, तो मौसम चेंज होगा। मौसम, पहला तो मौसम चेंज हो गया। अब दूसरा जो परिवर्तन होगा, जो मेनली इसका नाम है, दूसरा परिवर्तन होगा टूल्स में। दूसरा परिवर्तन जो होगा वो टूल्स में होगा, औजारों में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? यहाँ औजार आ जाएंगे माइक्रोलिथ वाले। माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म औजार आ जाएंगे। छोटे छोटे औजार हो जाएंगे, सेंटीमीटर वाले। क्यों होंगे छोटे? पेलियोलिथिक में तो वो बड़े औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। जो पेलियोलिथिक के औजार है वो खुरखुरदरे है, मोटे मोटे हैं, भारी है, हेवी है, बड़े बड़े है, कोर के बन रहा है, फ्लैग के बन रहा है। मैंने पहले समझाया था कोर किसे कहते हैं, फ्लैग कैसे कहते हैं। फिर उसमें बुरियंस बनेंगे, क्लीवर बनेंगे, हैंड एक्स बनेंगे, है ना। उसके बाद पॉइंट बनेंगे, वो सब यहाँ भी बनेंगे,
और जो जिस मटेरियल से बन रहा है, जैसे चर्ट से बन रहा है, जेस्पर से बन रहा है, कॉलियन से बन रहा है, या क्वार्टजाइट से बन रहा है, अब यहाँ भी टूल्स इन सब के बनेंगे, लेकिन यहाँ चेल्सडोनी और आ जाएगा। ये विंध्या रीजन से लेंगे, विंध्या क्षेत्र से लेंगे, विंध्या क्षेत्र से ये लेंगे। हो सकता कि यहाँ भी कोई लोग हो जिनका इनसे लेन देन हो रहा हो, या हो सकता है ये खुद ही माइग्रेट करके यहाँ से और ये औजार लाते हो अपना औजार बनाने के लिए। दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये चेल्सडोनी ले रहा है यहाँ से। तो इनमें टूल्स में बदलाव हो रहा है, छोटे छोटे टूल्स। छोटे इसलिए बदलाव हो रहा है कि छोटे जानवर आ जाते हैं यहाँ पर। पैलियोलिथिक में देखते हैं हम बड़े बड़े जानवर, यहाँ देखेंगे छोटे जानवर, बकरी देखेंगे हम, है ना, कछुआ भी देखेंगे, भेड़ भी देखेंगे। तो यहाँ हमें मिल रहा है छोटे छोटे जानवर, इनकी हमें हड्डियाँ प्राप्त हो रही है, तभी तो हम लगाएंगे फॉसिल्स। इनकी हड्डियाँ, जैसे बकरी, कछुआ, भेड़, मछली पकड़ना का भी एक काम करते, हिरन भी मिल रही है इत्यादि। और इन्हें मारने के लिए इन्हें छोटे औजार चाहिए, तो इनको छोटे औजार। इस काल में दूसरा बदलाव होता है टूल्स में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। अब दो बदलाव हो गए। तीसरा क्या था वहाँ? तीसरा बदलाव था वहाँ कि वो शेल्टर्स, एक जगह उनका सेटलमेंट नहीं था। यहाँ भी एक जगह नहीं है सेटलमेंट, लेकिन यहाँ उससे बेहतर सेटलमेंट है। टेम्परेरी देखते हैं और कभी कभी हमें परमानेंट भी मिलता है, मतलब मिट्टी के घर। शेल्टर अब भी ले रहे हैं वो। हम देखेंगे कि भीमबेटका में अभी भी शेल्टर है, बगाईखोर में है शेल्टर, लेखनिया में है शेल्टर, और हम मिट्टी के घर भी देख रहे हैं चौपानी मांडो में, चौपानी मांडो से। यानी कि बदलाव हो रहा है, थोड़ा बदलाव हो रहा है। ये ऐसा बदलाव हो रहा है कि इन सबको हम समझ सकते हैं कि ये फाउंडेशन डल रही है, नींव डल रही है किसी मकान की। यहाँ नींव डलेगी तब हम देखेंगे न्यूलिथिक एज में। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ फाउंडेशन डलने के बाद न्यूलिथिक एज में हम परमानेंट सेटलमेंट भी देखेंगे। और जो यहाँ पर हमें तीसरा बदलाव जो एग्रीकल्चर का की तरफ मिलेगा, एग्रीकल्चर की फाउंडेशन भी यहीं डल रही है। यानी कि जंगली अनाज मिल रहा हमें महादहा से, दमदमा से, सराय नायरहार से। ठीक है, तो इसकी भी फाउंडेशन न्यू डल रही, जो न्यूलिथिक में जाके हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक डेवलप्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर की बहुत सारी किस्में फसल की यहाँ एक उसमें जाके न्यूलिथिक में शुरू हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर के लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है, सेटलमेंट के लिए भी फाउंडेशन तैयार हो रहा है। अब अगला बदलाव क्या होगा मेसोलिथिक से, उससे पैलियोलिथिक से। और क्या कर रहा है पैलियोलिथिक में? पैलियोलिथिक में उनका पूरा ध्यान खाने पीने कैसे दिखा, क्योंकि आइस एज है, स्ट्रगल वाला पीरियड है, संघर्ष वाला पीरियड है। खाने के लिए चाहिए, शेल्टर के लिए चाहिए। यहाँ जब उन्हें टाइम मिल जाता, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो जाता है, डोमेस्टिकेशन पालतूकरण जानवरों का और प्लांट का भी हो जाता है। प्लांट का डोमेस्टिकेशन का मतलब ये कि जानवर को लाके और उसको पूरा बचपन से खिला पिला के बड़ा करना, यानी कि लाए और रखा बस और खा गए। डोमेस्टिकेशन उसको लंबे समय तक पाला और फिर जब, क्योंकि उस वक्त लगता है कि वो दूध के लिए तो पालते नहीं होंगे, पालते होंगे वो उसका मांस लेने के लिए,
तो उसको उन्होंने सोचा कि बड़े जानवर को मारना, फिर इतने बड़े में उन्हें ज़्यादा मेहनत लग रही थी और ज़्यादा सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जानवर को मारने के लिए इतने सारे लोग, टूल्स भारी भारी है, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी। जब उन्हें लगा कि छोटे जानवर भी मौजूद है तो क्यों नहीं छोटे जानवर को मारा जाए। मार भी रहे थे और उनको फिर पालना भी शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। तो पालने में भी पूरा एक लंबा वक्त गुजरा होगा। ऐसे ही उन्होंने क्या पता कि कौन सा जानवर कैसा है, उन्हें तो किसी को भी पकड़ के पाल लिया होगा। हो सकता है टाइगर को ही पाल लिया हो, और जब लगा अरे टाइगर तो बहुत खतरनाक है, ये तो हमें चीर देगा, फाड़ देगा, तो लगा अरे नहीं, टाइगर पालने की चीज़ नहीं होती। और जो सबसे पहले इनकी जो मदद की होगी शिकार करने में, वो मदद की होगी डॉग ने। इसलिए पहला साक्ष्य हम देखते हैं कि कुत्ता सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट करते हैं कुत्ते को करते हैं, कोई कुत्ते ने शिकार में मदद की होगी। फिर आगे उससे क्या है, पैलियोलिथिक में हम उन लोगों को क्या देखते हैं कि वो कलेक्टर्स है ना, गैदरर्स है और हंटर्स है। ये अब भी है। एक और प्लस क्या जुड़ जाता है इसमें, डोमेस्टिकेशन करने लगते हैं ये, प्लांट का भी और एनिमल का भी। बस ये एक और बदलाव हो जाता कि अब मारेंगे, ये सब कुछ भी करेंगे, लेकिन अब हम पालेंगे और तब खाएंगे उसे। तो यहाँ एक ये बदलाव भी हो जाता मेसोलिथिक पीरियड में आते आते पैलियोलिथिक से। और मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर का संक्रमण काल शुरू होता है यहाँ से, जो पानी मांडो जगह बताई थी, और पैलियोलिथिक ने बताई थी इस जगह के बारे में। कहाँ पड़ती है, बेलन घाटी में। ये बदलाव देख रहे हैं हम, जिसकी मैंने बताया था कि नींव है, ये फाउंडेशन। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से शुरू होगी न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक में तो बहुत बदलाव होंगे अचानक, उसी बदलाव के कारण उसे न्यूलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो चौपानी मांडो का एग्रीकल्चर ट्रांजिशनल हमें फेज दिखाई देता है। और इसके बाद इसमें जो बदलाव होगा, अब ये देखिए, हमें ग्रेव मिल रही है, कब्रें मिल रही है ना। ये 3 जगह याद कर लिए, सराय, नाहर, राय, दमदमा, मादह। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि ज्योमेटिक सूक्ष्म औजार भी मिलेंगे। यहाँ जानवरों की हड्डी भी मिलेगी। कौन कौन से जानवर तो इसमें, बकरी, हिरन, है ना, और मछली इत्यादि। और यहाँ से कब्र भी मिलेगी। 4 लोगों को दफनाया गया है एक साथ। और कुछ कब्र ऐसी भी है जिसमें सामग्री भी रखी गई है। तो कब्र में सामग्री रखने का अर्थ क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिलीजियस, कुछ ना कुछ आत्मा मरने के बाद कुछ है, या कब्र में जहाँ हमने रखा इनको सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो सोच आ रही है दिमाग में, जिसकी वजह से वो लग रहा है। यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में रिलीजियस कुछ ना कुछ आ रहा है, जो फिर आगे जाके देखेंगे हम कि रिलीजियस जीवन का, मनुष्य का एक पार्ट बन जाता है। उसके बिना उस अधूरा सा आगे जाके मानव दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ उनके दिमाग में रिलीजियस का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ आइडिया हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कब्र की जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है। अब इनके बाद नेक्स्ट बदलाव भी देखेंगे हम। रॉक शेल्टर कहाँ थी इनकी, भीमबेटका में। इसकी डिटेल बाद में देखेंगे भीमबेटका में। अब ये क्या कर रहा है भीमबेटका में, शेल्टर्स के अलावा रॉक पेंटिंग कर रहा है। ये हमें रॉक पेंटिंग करते हुए दिखाई देंगे। और 642 शायद टोटल रॉक शेल्टर्स है, जिसमें से 400 में इन्होंने पेंटिंग की है, जिसमें आदमी अलग काम करते हुए, शिकार करते हुए, महिला काम करते हुए, और उनके साथ जानवर भी शिकार कर रहा है। किन किन जानवर की को उन्होंने पेंटिंग में किया है। यानी कि अब उनके पास शायद इतना खाना है कि वो अपने आइडियाज़ या अपने जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उनको वो यहाँ
यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। अब बाद में देखेंगे कि किन किन कलर्स का लगभग 16 कलरों का ये यूज़ करते थे भीमबेटका में, लेकिन हम देखेंगे कहाँ करते थे। अब हम ये जान लेते हैं कि मैंने बताया जंगली अनाज मिला है, एक कब्र भी मिली है मादहा से, वो जिसमें महिला और पुरुष एक साथ है। या तो एक साथ वो मरे होंगे, या ऐसा हुआ होगा कि पहले महिला मरी हो या पुरुष मरा हो, उसी कब्र में फिर उसके पुरुष को भी दफना दिया होगा। तो इससे लगता नहीं कि कुछ रिलीजियस कुछ ना कुछ आइडिया कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चलना शुरू हो गया मेसोलिथिक पीरियड में। जंगली अनाज का मैंने बता दिया था, जानवरों की हड्डी भी यहाँ से मिल रही है, रॉक शेल्टर भी, वो रॉक पेंटिंग भी हो रही है। और हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है पेंटिंग का, वो मिलता हमें सोहागी घाट से, मिर्ज़ापुर में है ये। और ऐसा मानते हैं सोहागी घाट को कि शायद विश्व की पहली पेंटिंग का साक्ष्य हमें ये सोहागी घाट दे रहा है। और फिर हमें भीमबेटका में तो हम देखते ही है, फिर रॉक शेल्टर हम भीमबेटका के अलावा लेखनिया में देखते हैं। लेखनी के बाद हम जो दूसरा रीजन है बागोर खोई में देखते हैं। यहाँ भी शेल्टर ले रहा है ये। और टेम्परेरी और परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के घर मिलने लगते हैं चौपानी मांडो से, तो यहाँ थोड़ा दिखाई देता है। सोहागी घाट मिर्ज़ापुर में वो जगह जहाँ शायद पहला साक्ष्य मरा है, और इसकी खोज की थी ACL कार्यालय में। ACL कार्यालय नाम के एक आदमी थे, ACL सोहागी घाट ACL कार्यालय द्वारा, जैसे बांकर ने की थी भीमबेटका की, BS बांकर ने की थी, बांकर साहब ने की थी। इसे याद रख लीजिएगा, सोहागी घाट ACL कार्यालय ने, और भीमबेटका BCL। भीमबेटका की डिटेल देखेंगे हम बाद में। अब हम देखते हैं कि क्या जब वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को और उसका मांस खा रहा है, तो वो क्या मतलब आग तो वो जान ही चुके थे पैलियोलिथिक में, तो क्या वो गोश्त को बेक्ड कर रहा है, पका रहा है उन्हें, कैसे पका रहा है, किस चीज़ में पका रहा है, अगर पका रहा है तो, या इन सब चीज़ के लिए क्या उनके पास पोटरी है, मतलब मृत भांड है। इस काल में अधिकतर पुरातात्विक जो लोग, पुरातात्विकवेत्ता जो है वो मानते हैं कि अनुपस्थित है, लेकिन फिर बाद में रिसेंटली कुछ जगहों पर जैसे लंगनाज, कैमूर के रीजन में, ये गुजरात में, मिर्ज़ापुर, यहाँ हमें दिखाई दे रही थोड़ी बहुत पोटरी की। हाँ भाई, उन्होंने शुरुआत कर दी। तो जो पोटरी यहाँ शुरुआत की, यहाँ की भी फाउंडेशन ही बनेगी, और इस नींव पे फिर इमारत खड़ी होगी न्यूलिथिक एज में जाके। तो लेकिन अभी मतलब पक्का साक्ष्य वो नहीं है कि ये करते थे, इसलिए अधिकतर मानते हैं कि अनुपस्थित है यहाँ पोटरी। लेकिन लंगनाज और कैमूर एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि यहाँ से दो हमें लगता है कि पोटरी का वो इस्तेमाल करने लगे थे। अब उनकी हाइट देखिए, इस उसमें हाइट उनकी लगभग 1.9 मीटर की है मर्दों की, और 1.72 से शायद 79 जो है वो महिलाओं की है। इतनी वाली हाइट के लोग भी हैं मेसोलिथिक वाले। और कब्र मैंने बता दिया पूर्व पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दिशा में मिलते हैं।
अब इसमें जो टूल्स थे, पत्थर, जिस टूल्स यहाँ ऐड हो जाते हैं, एक और बोन, बोन्स के टूल्स भी आ जाते हैं, हड्डियों के मिले, हड्डियों के, और हो सकता है कि वो हड्डियों का इस्तेमाल भी करते होंगे माला पहनने में, डिजाइन पहनने में, और एक दंत पे भी डिजाइन मिले हैं हमें तो आदमी के। तो हो सकता है कि अब मतलब फैशन की शुरुआत भी यहाँ से हो रही है कि अपने आप को ठीक रखना है और अपने आप को सही से दिखना चाहिए, ये हो रही है। और हम देखते हैं कि छोटे जानवर, इनके खान पीन में बदलाव का साक्ष्य कौन दे रहा है हमें? इनके दांत खराब हो रहा है, दंत रोग मिलता है, इनमें जो भी फॉसिल्स हमें मिले हैं इसके अंदर, उनमें दंत रोग भी मिलता है, बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये बीमारी होती है खाने पीने से, यानी कि खाने पीने का बदलाव हुआ है इसमें पैलियोलिथिक एज से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ वो दूसरे जानवर खा रहे थे और यहाँ ये दूसरे जानवर खा रहे हैं, और इनके खाने की पद्धति, खाने का तरीका भी बदला होगा। और ये तो बहुत एक्सकवेशन से बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, और बहुत सी सारी धीरे धीरे समय के अनुसार वो जैसी एक्सकवेशन नई नई चीज़ें मिलती है वैसे वैसे फिर वो हिस्ट्री में ऐड होती जाएगी। तो अभी तक जितना भी हमारे पास साक्षी एक्सकवेशन के बाद जो भी हमें मिला है, उससे हम इसको और न्यूलिथिक एज के काल को 20 का, ये भी लंबा समय गुजरा है, 6000 साल में जाके कहीं ये वाली चीज़ें का बदलाव होगा। तो मेनली हम समझ सकते हैं इसे कि जो पैलियोलिथिक के बाद जो 25 लाख साल से 10,000 साल तक चला, और 10,000 से 4,000 साल तक जो मेसोलिथिक एज चली, जो मेसोलिथिक काल चला, उसमें हम बदलाव देखते हैं। पहला हिमयुग का अंत हो जाता है। हिमयुग का अंत होने से क्या होता है कि वनस्पति और जानवर में भी बदलाव होता है। अब ये अधिक पानी लाते हैं क्योंकि मौसम गर्म और बरसाती होने लगा, तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। दूसरा, जब छोटे जानवर हमें यहाँ मिलने लगे, तो छोटे जानवर को मारने के लिए हमारे पास हथियार भी छोटे होने चाहिए, तो सेंटीमीटर वाले हथियार बनाने लगे ये, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। तो दूसरा बदलाव है माइक्रोलिथ वाला हो रहा है। रॉक शेल्टर्स ये पैलियोलिथिक में ले रहा है, यहाँ भी रॉक शेल्टर्स ले रहा है, लेकिन कहीं ये टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए, जिसे परमानेंट भी कह सकते हैं, अपना सेटलमेंट ये दिखाई देते हैं कई जगहों पर। जैसे चौपानी मांडो बताया मैंने, महादाह बताया यूपी में, तो कहीं कहीं दिखाई देने लगता है इनके, यानी कि जिसे मैं फिर बोल रहा हूँ ये फाउंडेशन होगी जो बाद में न्यूलिथिक में जाके ये एक इमारत खड़ी होगी इन चीज़ों पे। दूसरा, ये डोमेस्टिकेट कर रहा है। डोमेस्टिकेट की 2 जगह है, एक बागौर है, एक आदमगढ़ है। पहला साक्ष्य मिलता है यहाँ डोमेस्टिकेशन का, बागौर है राजस्थान में और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। बागौर और आदमगढ़ से हमें साक्ष्य मिल रहा है डोमेस्टिकेशन प्लांट्स एनिमल्स के। पहले इन्होंने डोमेस्टिकेशन नहीं किया पैलियोलिथिक एज में, तो यहाँ तीसरा चौथा जो भी है ये बदलाव हो रहा है कि ये डोमेस्टिकेट कर रहा है, प्लांट को भी कर रहा है और एनिमल्स को भी कर रहा है। और उसके बाद इन्हें समय भी मिल रहा है। पहले तो इन्होंने रॉक पेंटिंग की नहीं, पहली बार अपर वेले थे, उसमें जाने के बाद मेसोलिथिक में ये अब रॉक पेंटिंग भी कर रहा है। भीमबेटका में 400 जगह रॉक पेंटिंग कर दी इन्होंने। इसका मतलब ये अपने जो एक्टिविटी कर रहा है उन्हीं की वहाँ तस्वीर है। कलर्स का यूज़ कर रहा है, लगभग 16 कलर्स का हमें भीमबेटका से साक्ष्य मिला है। और आदमी कैसे है, गाठीले से है, औरत भी उभार लिए हुए है ना। फिर हमें दांत पे डिजाइन मिल रहा है, हड्डियाँ मिल रही है ना, हड्डियों के टूल्स मिल रहा है, और हड्डियों की फिर डिजाइन है। तो मतलब महिलाएं अपने और आदमी भी अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहा है, रूप पे अपने ध्यान दे रहा है। और उसके बाद जो हम इसमें ग्रेव देखते हैं, एक ग्रेव में 4 लोग दफने हैं, एक में महिला और आदमी है। तो महिला आदमी को एक साथ दफनाना यानी कि रिलीजियस कुछ ना कुछ है। फिर कुछ कब्र में महिला सामग्री भी दफनाई जा रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। और डायरेक्शन या तो पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है। तो लग रहा है कि इसमें कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ रिलीजियस कुछ वो आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया
तो मिला जुला के इसमें जो बदलाव है वो कॉन्सेप्चुअल मैंने बता दिए, और जो बाकी है जो इसमें फैक्ट्स होंगे वो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हिमयुक्तांत होगा, टोल्स माइक्रोलिथ टाइप का जाएंगे, टेम्परेरी सेटलमेंट शुरू हो जाएगा, रॉक पेंटिंग शुरू हो जाएगी, प्लांट और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद दांत की बीमारी यानी कि खान पीन भी उनका बदला है, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस की बीमारी भी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद एग्रीकल्चर का ट्रांजिशनल फेज यानी कि संक्रमण काल हमें यहाँ देवचौपानी मांडो से देखने को मिलेगा। फिर हड्डियों के टूल्स भी यहाँ हमें मिलेंगे। वो पहले सारे टूल्स जो थे वो थे पत्थरों के, अब हड्डियों के टूल्स मिलने लगेंगे। चेल्डोनी एक ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे जिनको शायद ये विंध्याचल से लाते थे, या विंध्याचल में जो लोग रहते होंगे उनसे इनका लेन देन था, या वहाँ जाकर लाते होंगे। ये सारे बदलाव मेसोलिथिक पीरियड में देखेंगे, और ये सारे बदलाव पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये नींव की तरह काम करेंगे, फाउंडेशन की तरह काम करेंगे न्यूलिथिक के लिए। इसलिए न्यूलिथिक में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होगा, इसलिए न्यूलिथिक को गोल्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया है। तो ये मैंने ब्रीफली और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, और जो थोड़ी बहुत गलती रही होगी या थोड़ी बहुत उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।